ये कहानी है 1784 की। जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हो गया था, तब उस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक टसल चल रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या और कैसे ज़्यादा कंट्रोल किया जाए। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने ये कर दिया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेंगे। जो भी डिफरेंट मैटर्स हैं उनको रिपोर्ट करेंगे। और ये बात क्लियर हो गई थी कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। क्या होता है जी कि 1773 में लॉ आता है और उसके ठीक अगले साल 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी रोहिल्ला वॉर में घुस जाती है। उसके ठीक अगले साल 1775 में फर्स्ट मराठा वॉर हो जाती है और ये मराठा वॉर चलती है 1782 तक, जब एंड होता है ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ। ब्रिटिश पार्लियामेंट ये बहुत ध्यान से देख रही थी कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी खुद वॉर्स एंगेज करे जा रही है और इनको प्राइवेट ट्रेड की मोनोपोली भी मिली हुई थी। इसी के साथ साथ 1780 में ये लोग एंगेज हो जाते हैं सेकेंड मैसूर वॉर में। जो सेकेंड मैसूर वॉर में ये लोग एंगेज होते हैं, क्योंकि ये सेकेंड थी तो ये 2 साल चलती है, 1780 से 1782। याद करने का तरीका बता रहा हूँ वरना चीज़ें याद नहीं होंगी। सेकेंड वॉर थी तो 2 साल चली थी, 1780 से 1782। फिर इसके साथ साथ जो इस टाइम के गवर्नर जनरल होते हैं, जो आप कमेंट सेक्शन में को बताने वाले हो कौन थे इस टाइम के, इन्होंने 1785 तक ये थे गवर्नर जनरल। इनके रिलेशंस महाराजा ऑफ बनारस चैत सिंह से बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। और अगर आपको याद हो तो बनारस के राजा के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया का काफ़ी एक अच्छा रिलेशन भी रहा था। क्योंकि अगर आपको ये भी याद हो कि जब 1861 का लॉ आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट, तब राजा ऑफ बनारस को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट भी किया था। खैर वो बात तो अलग से है। सो इस बारे में ये सब रिलेशंस ईस्ट इंडिया कंपनी के खराब होते जा रहे थे। तो मतलब ये तो पता चल गया था कि कुछ ना कुछ एक नया लॉ लाना पड़ेगा, इनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो 1781 में एक लॉ आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट होता है, ये इसमें मेन जो चीज़ होती है वो कहती है कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी और जो सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके बीच में क्लियर डिफरेंस होना चाहिए फंक्शंस का। मेरी 1773 वाली अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक सुप्रीम कोर्ट इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया था 1+3 जजेस का, जिसमें 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आने लगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, इनके बीच में फाइट होने लग गई थी। तो इसके बीच में इनका डोमेन और इनका पोर्टफोलियो क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए 1781 का ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ गया था। तो इसने ताकि क्लियरली बता दिया था। अब भी लेकिन बात समझ नहीं आई, क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कैपिटलिस्ट बैठे थे, उनको था कि इंडियन इकोनॉमी और स्पाइस आइलैंड्स हमारे लिए खुले जाएं और इनकी ट्रेड मोनोपोली एंड करी जाए। ऊपर से ये लोग अपनी जो प्राइवेट ट्रेड्स में लगे हुए थे, ऑल्दो 1773 के लॉ ने प्राइवेट ट्रेड इनके प्रोहिबिट कर दिए थे, लेकिन इंडिया की वेल्थ सबको दिख ही रही थी। तो इसीलिए पता चला कि एक 1784 का लॉ लाना पड़ेगा। और ये जो लॉ आया, ये आया पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से। अब इस टाइम पे आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि 1784 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे। अगर एक हिंट लेना हो तो इस वीडियो को बंद करके इसका थंबनेल देखना, जो फोटो लगी है उससे कुछ आइडेंटिफाई करना, दिमाग में छप जाएगा कि 1784 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे। और एक बहुत बड़ा एक आपको पता भी चलेगा कि मैंने क्यों कहा कि प्राइम मिनिस्टर। ज़रा आइडेंटिफाई करना कमेंट से कि मैंने प्राइम मिनिस्टर ही क्यों कहा ब्रिटेन के, कि कौन थे इस टाइम पे। सो चलिए जी, फिर जो ये 1784 का लॉ बना दिया, तो अब इस लॉ में था क्या। इस लॉ में सबसे पहले तो एक ये बड़ा क्लियर कर दिया कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में पोजेशंस हैं, दे आर ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया एंड दे आर बीइंग हेल्ड इन ट्रस्ट। तो एक तो फर्स्ट टाइम के लिए इसे ब्रिटिश पोजेशन का नाम दे दिया गया। और सेकेंड ऑफ ऑल, इस लॉ ने क्या किया, इसने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया।
नाम से ही पता चल रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब कंट्रोल करने के लिए लॉ। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए ये लॉ बना दिया गया। तो अब इसमें क्या था कि दो एक्टिविटीज में बांट दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब एक ये करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव काम, एक इसके होंगे पॉलिटिकल काम। सब एक्टिविटीज में अलग अलग बांट दिया और साथ ही साथ साथ क्या कर दिया कि एक होगी इनकी इकोनॉमिक कमर्शियल आर्म। सो जो कमर्शियल एक्टिविटी होगी वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे थे वो ही करते रहेंगे, उन पे कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, पॉलिटिकल वर्क, ये अब करेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले, बीओसी। और इसमें क्या हुआ है, जो बीओसी होगा इसमें 6 कमिश्नर्स होंगे, जिसमें से 2 कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। आप देख रहे हो हम 1784 की बात कर रहे हैं और 1784 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स आ गए हैं जो अब चीज़ पे ध्यान देंगे कि इंडिया की गवर्नेंस कैसे करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है ब्रिटिश इंडिया की। अब जो ये कमर्शियल एक्टिविटी दी थी इन डायरेक्टर्स को, ये लोग इसलिए खुश हो गए कि ठीक है हमारे पास अभी भी ट्रेडिंग राइट्स हमारे अपने सिक्योर्ड है। ये लोग भी खुश थे, साथ ही साथ जो जिसे अपॉइंट करना था, निकालना था, वो भी राइट्स इनके पास थे, तो ये लोग फिर भी खुश थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले इसलिए खुश हो गए कि चलो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स इनके आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी सबऑर्डिनेट बन गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की। तो एक विन विन सिचुएशन कहते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, वो सिचुएशन एक अराइज होगी। मेंस में लिख देना विन विन सिचुएशन, 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। सो फिर अब बारी आती है कि आखिर अब इसके बाद हुआ क्या। इसके बाद 1786 में गवर्नर जनरल को एक पावर दे दी कि वो जो चाहे अपनी मनमानी कर सकता है, यानी अपने काउंसिल को ओवररूल कर सकता है। याद रख लेना, एनसीईआरटी में है 12th क्लास की मॉडर्न हिस्ट्री में 1786 में गवर्नर जनरल को ओवररूल की पावर दे दी थी। ये बात नहीं पता होती मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को कि गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल को ओवररूल करने की पावर दे दी गई थी। फिर अब धीरे धीरे ये पता लगने लग गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की और हमें मैटर्स को कंट्रोल करना है। सो जो ये पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, इसने 3 बड़ी चीज़ें कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने कह दिया कि जो ये ब्रिटिश पोजेशंस होंगी, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी है, ये हमारी है ब्रिटिश पार्लियामेंट की। फिर दूसरा इसने एक चीज़ क्या करी, इसने एक चीज़ ये कह दिया कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होएगा और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल फंक्शंस इनके बांट दिए। तीसरी चीज इसने क्या कर दी, इसने कह दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास सुप्रीम कंट्रोल होएगा इंडियन टेरिटरीज के ऊपर। तो ये 3 चीजों का इसने ये लॉ बना दिया और ये था 1784 का लॉ। सो अब कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ने लग गई थी कि 1786 में कॉर्नवालिस आ गए थे, साथ ही साथ बाकी वॉर्स भी ये लोग और एंगेज करे जा रहे थे। तो पता लगने लग गया था कि हमें अब कुछ ना कुछ इनको और कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अब जो हमारी आगे की ये जो सिप सीरीज चल रही है हमारी सिंप्लीफाइंग इंडियन पॉलिटी, इसमें ये बातें आने वाली है कि अभी स्टोरी आगे कहाँ बढ़ी। अब इसमें आएगा, एक तो आएगा सबसे पहले 1793 का लॉ, उसके बाद आएगा 1813 का चार्टर एक्ट, फिर हम बात करेंगे 1833 के चार्टर एक्ट की, उसके बाद 1858 का लॉ, फिर जो 3 काउंसिल एक्ट आते हैं 1861 का जिसने कैनिंग के पोर्टफोलियो को अप्रूव किया था, और राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव जिनकी हम बात कर रहे थे उनको भी अप्रूव किया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको इलेक्ट किया था। फिर उसके बाद ये हमारा आ गया 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें और लेजिस्लेटिव काउंसिल को और बढ़ा दी थी, इंप्रूवमेंट दे दी थी। और फिर आता है 1909 का लॉ। ये बताना कमेंट्स में मेरे को सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, ये जो 1909 था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 था या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था। कॉमन मिस्टेक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है, तभी पूछ रहा हूँ, सोच समझ के क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे कोई लेम क्वेश्चन नहीं पूछता मैं आपसे, क्योंकि आपका एक एक सेकेंड बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। फिर आता है 1919 का लॉ, मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, डायरकी आ गई,
प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में, और बाइकैमरलिज्म आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस बना दिए। फिर उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन आया था देखने के लिए कि क्या चल रहा है, बताओ क्या रिफॉर्म्स देनी है। उन्होंने ये बताया था कि डायरकी को ख़त्म करो कि ये क्या बना रखा है। फिर उसके बाद 1935 का लॉ आ गया था। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, और ये कहानी चलती रहेगी उसके बाद की। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था उसमें यूनियन, गवर्नर, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, वो सारी चीज़ें भी कवर होगी। तो ये एक स्टोरी है जो हमारी सिर्फ सीरीज़ में चलती रहेगी, और आप बस प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस का आंसर देते रहो। आई एश्योर यू आपको पॉलिटी में कोई हरा नहीं सकेगा। तो गाइज, अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, हमारे इस वीडियो को शेयर कर देना मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स में, कि अब हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स तक हमें पहुंचना है, और ये टारगेट हम सब मिलके अचीव करेंगे। इसीलिए मैक्सिमम सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ ताकि सबका भला हो सके। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि आपका टाइम सेव करूँ और आप सब IAS का एग्ज़ाम क्लियर करें। ऑल राइट, देन स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो क्वाइट सून।